जय हिंद। पाइनियर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th के लिए। क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स से सेट्स, एक अच्छा खासा चैप्टर है। ये चैप्टर पहले पुराने सिलेबस में 9th क्लास में हुआ करता था, लेकिन अब 11th क्लास में है। आप पहली बार सेट्स को सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला जो चैप्टर है आपका 11th क्लास में, आप 11th क्लास में आ गए हैं। 10th आपने क्लियर कर ली होगी, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। 11th क्लास के लिए अब आपको जो पहला चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में करना है, उस चैप्टर का नाम है सेट्स। देखिए सेट्स का मतलब क्या होता है, सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, पहले मैं ये बताऊं। सेट्स की डेफिनेशन होती है ए वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट्स। क्या मतलब हुआ, इसको जरा समझिएगा। मैंने जो डेफिनेशन लिखी उस डेफिनेशन में सबसे पहले वर्ड टू वर्ड समझते हैं। वेल डिफाइंड मतलब, डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डिफाइंड का मतलब होता है परिभाषित, अच्छी तरह से परिभाषित। जैसे बोलते नहीं वेल डन, बहुत अच्छा, तो वेल डिफाइंड मतलब बहुत अच्छी तरह से परिभाषित। कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप यानी कि समूह। ऑब्जेक्ट्स मतलब चीजें, कॉल सेट। कुछ चीजें अगर मेरे पास हैं, अगर उन चीजों को मैं इकट्ठा कर लूं और इकट्ठा करने के बाद उसके बारे में अगर मैं किसी को समझा सकता हूं, तो जो चीजें मैंने इकट्ठा करी हैं, उन इकट्ठा करी गई चीजों को हम लोग बोलते हैं बॉस क्या? सेट। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, मैं आपको समझाऊं कि मान के चलिए ये मेरे पास कुछ मार्कर है, कि ये मार्कर, एक ये मार्कर, एक ये मार्कर, एक ये मार्कर, मेरे पास टोटल ये 5 मार्कर्स हैं। तो मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक ग्रुप है, एक समूह है, एक ब्रंच है, किसका? 5 मार्कर्स का। तो मेरे पास इन 5 मार्कर का जो समूह है, ग्रुप है, इसे मैं मार्कर कहूंगा। आपसे मैं पूछूंगा तो आप भी मार्कर ही कहेंगे, और काउंट करके मैं बता रहा हूं 5 तो आप भी 5 ही बताएंगे। तो वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीजें हैं, उन चीजों को मैं इकट्ठा करके अगर किसी को समझा सकता हूं, तो इकट्ठा करी गई इन चीजों को ही हम लोग क्या बोलते हैं बॉस? सेट बोलते हैं। अब सेट समझने के लिए एक चीज और याद रखनी है, केवल चीजें इकट्ठा करना ही जरूरी नहीं है। जिन चीजों को आपने इकट्ठा किया है उसके बारे में ना सभी पक्षों का ओपिनियन सेम होना चाहिए। ओपिनियन सेम का मतलब, जैसे मैं इस किसी चीज को इकट्ठा करके बता रहा हूं ये है, और आप कहोगे हाँ ये भी ये है। अगर मेरा ओपिनियन यानी कि मेरा मत, आपका ओपिनियन यानी कि आपका मत अगर सेम हो जाता है तो ही वो सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होने वाला है। मैंने क्या कहते हैं मैं बताता हूं। जैसे मैं आपको कहूं कि आप ऐसे 11 क्रिकेट प्लेयर बताइए जो बेस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में से 11 बेस्ट प्लेयर की लिस्ट बनाइए। अब एक बात बताइए, अगर वो 11 प्लेयर की लिस्ट मैं बनाऊं, आप भी बनाओ, आपके फ्रेंड को कहा जाए वो भी बनाए, उसके फ्रेंड को कहा जाए वो भी बनाए, तो 11 प्लेयर की लिस्ट मैंने ही बनाई, आपने ही बनाई, आपके फ्रेंड ने बनाई, फ्रेंड के फ्रेंड नहीं बनाई। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, 4 लोगों ने 11 प्लेयर्स की लिस्ट बनाई, क्या चारों के चारों लोगों की जो लिस्ट होगी सेम होगी? भाई मैंने 11 प्लेयर्स में जो नाम लिए, आपने जो 11 प्लेयर्स में नाम दिए, क्या वो सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कुछ प्लेयर सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिन 11 का मैंने नाम लिया उन 11 का आपने भी नाम लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेट नहीं होगा। आपके हिसाब से वो भी बेस्ट क्रिकेटर हैं, मेरे हिसाब से मेरी लिस्ट के लोग बेस्ट क्रिकेटर हैं, आपके फ्रेंड के हिसाब से जो लिस्ट बनी होगी उसके हिसाब से वो बेस्ट क्रिकेटर है, लेकिन सबकी लिस्ट अलग अलग होने वाली है, सेम नहीं होने वाली है। तो सेट के लिए कंडीशन क्या है? वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ में याद रखना बहुत सबसे बड़ी बात यह, सेट कब बनता है? जब उसके बारे में बहुत सबका ओपिनियन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि ओपिनियन अगर सेम नहीं है, मत अगर एक जैसा नहीं है, तो वो सेट होने वाला नहीं है। तो आइए जरा एक्सरसाइज पे, फर्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। पहले तो कुछ ऑरल क्वेश्चन है, फिर उसके बाद समझते हैं विस्तार से। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, एक्सरसाइज फर्स्ट जो है 1.1, उसमें क्वेश्चन आपको क्या गिवन है देखिएगा बुक में।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बस कुछ पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि वो सेट है या सेट नहीं है। तो सेट देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या उन चीजों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करने के बाद क्या उसको हम समझा सकते हैं। इकट्ठा कर सकते हैं, अगर समझा सकते हैं और सबका ओपिनियन सेम हो तो सीधी सी बात है वो क्या होने वाला है, सेट होने वाला है। कैसे देखिएगा, जैसे पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कह रखा है आपको कलेक्शन बनाना है, कलेक्शन बनाना है किसका, उन महीनों का जो एक साल में होते हैं जिनकी स्टार्टिंग किससे होती है, लेटर जे से। एक बात समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो पहला पार्ट है द कलेक्शन ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे, मतलब जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मंथ है भाई, तो जे से स्टार्ट होने वाले मेरे हिसाब से तो है एक जनवरी, एक है जून और एक है जुलाई। मेरे हिसाब से ये है, क्या आपके हिसाब से भी यही है, जनवरी जून जुलाई? तो यस, आपके हिसाब से भी यही है। इसमें याद रखिए मैं इन चीजों को इकट्ठा करके आपके सामने मैंने लिख दिया जनवरी जून जुलाई, और साथ ही साथ में इस बारे में मेरा जो मत है, मेरा जो ओपिनियन है और आपका जो ओपिनियन है, दोनों का ओपिनियन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये सेट होगा, ये सेट होगा। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे पार्ट में क्या पूछा उसने, दूसरे पार्ट में उसने पूछा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स का नाम। अब एक बात समझिए, मैं जिन जिन राइटर्स के बारे में जानता हूं मैं उनका नाम लिख दूंगा, एक लिस्ट बना दूंगा। किसी और टीचर से पूछा जाए कि आपके हिसाब से बताइए 10 बेहतरीन राइटर्स कौन है, वो भी एक लिस्ट बना देंगे। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि आप अपने हिसाब से बताइए कौन सा राइटर बेस्ट है, तो आप जो लिस्ट बनाओगे, मैं जो लिस्ट बनाऊंगा या दूसरे सर जो लिस्ट बनाएंगे, क्या सबकी लिस्ट सेम होने वाली है? तो जवाब है नहीं। लिस्ट सेम नहीं होने वाली है मतलब ओपिनियन सेम होने वाला नहीं है। ओपिनियन सेम होने वाला नहीं है तो इसका मतलब मैं कहूंगा यहां पे ये सेट नहीं है। इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। और ये क्या था, इट इज अ सेट, ये सेट होगा। तो कहने का मतलब सेट है या नहीं है वो कई चीजों पर डिपेंड करता है। आपने उन चीजों को इकट्ठा किया हो, साथ ही साथ में उसका ओपिनियन उसके बारे में सबका सेम हो, तो ही सेट बनने वाला है, अदरवाइज सेट नहीं बनेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11, जो मैंने शुरू में पूछा था आज की वीडियो में, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि उसने पूछा है 11 बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी। अब एक बात बताओ बॉस कि 11 बेहतरीन खिलाड़ियों के नाम मैं जो बना रहा हूं लिस्ट और आप जो बना रहे हो लिस्ट, क्या सेम होने वाला है? बिल्कुल नहीं। आपकी लिस्ट और मेरी लिस्ट में डिफरेंस होगा। तो कहने का मतलब ये भी सेट नहीं होगा, सीधा लिख देंगे इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं होगा क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, सही से डिफाइंड नहीं है, सब इसके बारे में अलग अलग ओपिनियन रखेंगे इसलिए। अच्छा एक और बात, फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। भाई आपके क्लास में कितने बॉयज हैं आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। अब आपकी क्लास के किसी भी बच्चे से मैं पूछूं कि बताओ भाई आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, तो हर बच्चा सेम बताएगा जी इतने बॉयज हैं, इतने बॉयज हैं, इतने बॉयज हैं। तो कहने का मतलब यहां पर सबका ओपिनियन सेम होगा। भाई आपके क्लास में मान के चलिए टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, और 40 स्टूडेंट में 30 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। तो उस 40 बच्चों में किसी भी बच्चे से अगर मैं पूछूं या कोई भी आके पूछे कि हाउ मेनी बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, तो हर बच्चा क्या बोलेगा? 40 ही बोलेगा। लेकिन आप कोई सोच रहे होंगे अगर किसी पड़ोसी से जाके पूछा जाए कि उसकी क्लास में कितने हैं, तो ये सवाल ही बेकार हो गया ना, क्योंकि आप उस किसी भी क्लास में कितने बच्चे हों किससे पूछेंगे? उस क्लास में जो बच्चे बैठे होंगे उसी से पूछेंगे ना, या किसी पड़ोसी से या रिलेटिव से जाके पूछेंगे? नहीं। तो उस क्लास में जितने बच्चे बैठे होंगे अगर किसी बच्चे से पूछेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास, तो हर बच्चा सेम बताएगा, 30 है तो 30, 40 है तो 40, 10 है तो 10। आगे है, यानी कि इसका मतलब ये सेट होगा क्या? यस, इट वुड बी सेट। यस, इट वुड बी अ सेट, ये सेट होने वाला है, ये सेट है। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं बॉस। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है हमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100।
कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। मैं आपसे कहूं वो नेचुरल नंबर बताइए दोज आर लेस देन 100। अब मेरे हिसाब से 100 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, ब्रैकेट में लिखो तो 1 2 3 4 5 6 कहां तक, 99 तक। मेरे हिसाब से 100 से कम के जो नेचुरल नंबर है, उसने खुद ही बोला है लेस देन 100, तो 100 से कम के नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1 2 3 से लेके 99 तक। मेरे हिसाब से ये है, आपके हिसाब से मेरे ख्याल यही होंगे। किसी और से भी पूछा जाए जो नेचुरल नंबर के बारे में जानता होगा तो वो भी यही कहेगा 1 से लेके 99। तो भैया यहां पे ओपिनियन सेम हो रहा है, ये वेल डिफाइंड कॉम्बिनेशन है, तो क्या बोल देंगे, ये सेट होगा। इट इज अ सेट, ये सेट है बच्चों। 6 पॉइंट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए क्या है, मुंशी प्रेमचंद एक अच्छे खासे राइटर रहे हैं, उनका अच्छा खासा नाम है और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने किताबें लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं। 8th क्लास तक अगर आपने हिंदी पढ़ी है और आगे भी पढ़ रहे हैं अगर, तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो क्या उनका कलेक्शन एक सेट होगा? बिल्कुल सेट होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने कितनी किताबें लिखी हैं ये आप पता लगा सकते हैं जो मुंशी प्रेमचंद की किताबें छापने वाले पब्लिशर हैं उनसे। पब्लिशर के पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने जो किताब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है तो मुंशी प्रेमचंद ने ही लिखी है, वो मैंने या किसी और ने नहीं लिखी है। तो कहने का मतलब उन बुकों का समूह जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, क्या वो सेट होगा? बिल्कुल सेट होगा। अब मान के चलिए मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बुक लिखी गोदान, अब मैं कहूंगा कि ये मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है, आपसे मैं पूछूं तो आप भी यही कहोगे अगर आपको पता है। पता नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन और थर्ड पर्सन का ओपिनियन अगर पता है, उनको जानकारी है, तो हर किसी का ओपिनियन सेम होगा, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी ने किताब लिखी है वो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, थर्ड पर्सन भी जानता है। तो बॉस ये सेट होगा, तो इसका मतलब यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं, इट इज अ सेट, ये सेट होने वाला है, ये सेट होगा ही होगा। 7th पार्ट, लास्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। मैं आपसे कहूं कि कलेक्शन बनाइए, ग्रुप बनाइए, किसका? इवन इंटीजर्स का। इवन इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इवन इंटीजर जैसे 2, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं जरा सुनिएगा। मैं अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगा क्या? 2 4 6 8 10 है 12, ये तो इवन इंटीजर है, उसने ये थोड़ा ना बोला है पॉजिटिव, इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर माइनस में भी हो सकता है, -2 -4 -6 -8। तो मेरा जो मैंने जो लिखा है इवन इंटीजर्स के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं आप, तो आप भी क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 2 4 6 8। तो इसका मतलब क्या ये सेट होने वाला है? यस, इट इज अ सेट, ये सेट होगा। 7 के बाद अच्छा और भी है मेरे पास, पेज जो है वो नीचे है थोड़ा सा। 8th पार्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। भाई ये चैप्टर आपकी बुक में कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 है, सबके पास बुक होगी। अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए जो 11th में है कि बताइए इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, तो बताइए आप काउंट करके नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। 200 है, 150 है, 175 है, 126 है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन चैप्टर? तो इस क्लास का बच्चा जो भी 11th क्लास में है वो बुक लेगा, काउंट करके फटाफट बता देगा जी इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं। तो इसका मतलब क्या ये सेट होने वाला है? यस, इट वुड बी ए सेट, इट इज अ सेट, ये सेट है। अच्छा 9th नंबर पे क्या है जरा सुनिएगा, ये बड़ा कामयाब पार्ट है, देखिएगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक, मोस्ट डेंजरस, दुनिया के खतरनाक जानवरों की लिस्ट पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, हर किसी आदमी के लिए एक ही जानवर खतरनाक नहीं होता। जैसे अगर मुझे मान के चलिए घोड़े से डर लगता है, तो शायद आपको घोड़े से डर नहीं लगता होगा, किसी को कॉकरोच से डर लगता है। हर किसी के लिए अगर मैं पूछूं कि डेंजरस एनिमल क्या है, तो मैं जो लिस्ट बनाऊंगा और आप जो लिस्ट बनाएंगे और थर्ड पर्सन जो लिस्ट बनाएगा, 100% सबकी लिस्ट डिफर होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो लिस्ट बनाई और आपने जो लिस्ट बनाई बिल्कुल सेम होगी, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, डिफरेंट होगी लिस्ट। तो क्योंकि लिस्ट डिफरेंट होगी तो इसलिए क्या बोलेंगे? ये सेट नहीं है, इट इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए दो चीजें आपको समझनी है। दो सिंबल होते हैं बहुत सेट में यूज होते हैं, एक ये और दूसरा सिंबल होता है ये। इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बॉस बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये संबंधित है, जुड़ा हुआ है, जानता है। और इस निशान को हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, या केवल लिख सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि संबंधित नहीं है। अब संबंधित है, संबंधित नहीं है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब हुआ? इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उससे? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। आपको एक सेट A दे रखा है बच्चों, और उस सेट A में एलिमेंट आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब उसने आगे क्वेश्चन में बोला है कि इंसर्ट, भरिए द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, यहां पे लिखा है 5 और फिर रिक्त स्थान है, स्पेस है, लिख दिया उसने A। सेकंड पे क्या लिखा हुआ है 8, इसके बाद A। थर्ड लिखा हुआ है 0 A। फिर इसके बाद फोर्थ पर जाएं तो फोर्थ में लिखा है 4th A। फिफ्थ में लिखा है 2A और 6 में लिखा है 10A। तो एक बात समझिए, हमें साइन लगाना है कि ये बिलोंग करता है या नहीं बिलोंग करता है। एक बच्चों वाला खेल है ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या सेट A में 5 है? जाके देखिए, सेट A में 5 है? यस है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू। इसको हम रीड क्या करेंगे? 5 बिलोंग्स टू A। क्या 8 इसमें है? 8 तो इसमें नहीं है, तो लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्या 0 इसमें है कहीं पर? नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्या 4 इसमें है? 4 इसमें है, ये है, तो क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू। क्या 2 इसमें है, तो बिलोंग्स टू। 10 इसमें है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का सीधा मतलब यह है कि जो एलिमेंट आपको चेक करने के लिए कह रहा है उस एलिमेंट को देखिए क्या वो सेट में है या नहीं है। अगर सेट में है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्या होता है इसमें, आपको समझना है प्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। किसी भी सेट को प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है? किसी भी सेट को प्रेजेंट करने के लिए हमारे मैथमेटिक्स में 2 मेथड होते हैं, याद रखिए। एक होता है बॉस रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है, याद रखिए, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? शॉर्टकट में एक लाइन में कहूं तो बात यह है कि जब आप किसी चीज को नंबर्स के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में अलग अलग लिखकर दिखाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। लेकिन जब उसी बात को आप कहानी के शेप में, वर्ड्स के शेप में, स्टेटमेंट की शेप में लिख देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया तो रोस्टर फॉर्म हो गया, अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया तो हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आते हैं जरा बुक पर, आपको क्लियर करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। आपको जो दे रखा है इन सभी को किसमें कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। तो इसका मतलब जो पहले से आपको दे रखा है वो सारा का सारा क्या है बॉस? वो है पूरा का पूरा सेट बिल्डर फॉर्म, और उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें? रोस्टर फॉर्म में। कैसे? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है और इन सभी को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक एक करके मैं सबको लेता हूं, जरा समझाता हूं, जरा समझिएगा। पहला पार्ट क्या कह रहा है? क्या रखा है? एक्स कॉलन या एक्स रिलेटेड टू एक्स। यहां से हमें मेन समझना होता है हमारी स्टेटमेंट इस कॉलन के बाद, इस 2 डॉट के बाद होती है। एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। लेकिन उसके बाद एक कंडीशन और उसने ऐड करी है कि एक्स एक इंटीजर तो है एंड -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 7। मतलब x इंटीजर तो है, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ में x एक ऐसा इंटीजर है जो कि छोटा होगा 7 से, छोटा होगा 7 से, लेकिन बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? -3 से।
यानी कि -3 से उस तरफ और 7 से इस तरफ। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म बनेगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, अगर मैं इसके साथ ही लिख के दिखाऊं आपको, यानी कि यहां पर साफ बोल दिया है कि x एक इंटीजर है जो 7 से छोटा है और -3 या 3 से बड़ा है। भाई 7 से छोटा है, 7 से छोटा है, 7 से छोटा क्या क्या होता है? 7 से छोटा 6 होता है ना, 6 होता है। इसके अलावा 6 से इसके पीछे 5, इसके पीछे 4, इसके पीछे 3 आ नहीं पाएगा, थोड़ा सा और पीछे से लिखते हैं ताकि लिस्ट बड़ी बन सके। 7 से छोटे की बात कर रहा हूं, तो 7 से छोटे की अगर मैं बात करूं बॉस, तो 7 से छोटे में क्या क्या आएगा? 7 से छोटे में 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 भी आएगा। ये सारे 7 से छोटे तो हैं, लेस देन 7 है। 0 से और छोटा क्या आएगा, मतलब 7 से पीछे? -1 भी आ जाएगा, इसके अलावा -2 भी आएगा और इसके अलावा -3 भी आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे कौन सा निशान लगा रखा है? लेस देन इक्वल टू, दैट इज मीन -3 इज आल्सो इंक्लूडेड। यानी कि -3 से 7 के बीच में कौन कौन से इंटीजर होंगे? तो बच्चों -3 से 7 के बीच में जो इंटीजर होने वाले हैं वो ये हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। ये हुई फर्स्ट पार्ट की बात। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसका भी रोस्टर फॉर्म बनाता हूं मैं। इसका रोस्टर फॉर्म क्या होने वाला है देखिए। x इज अ नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पे सारे नहीं लिख देने हैं, यहाँ पे क्या बोला है, केवल वो लिखना और उसकी जरूरत को पूरा करना है। x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है लेस देन 6, जो 6 से छोटा हो। नेचुरल नंबर है 6 से छोटा है, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। बस यहीं तक लिखेंगे क्योंकि उसने बोला है लेस देन 6, तो 6 से छोटे लिखे जाएंगे। आगे देखिए, x इज अ 2 डिजिट नंबर। x क्या है? एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8, यानी कि आपको 2 डिजिट वाले नंबर बताने हैं और 2 डिजिट वाले ऐसे नंबर बताने हैं जो 2 डिजिट वाले तो हो ही, उनके डिजिट का अगर हम सम करें तो सम कितना आना चाहिए बॉस? सम आना चाहिए 8। मतलब कैसे? देखिए बता रहा हूं ऐसे। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनके डिजिट का सम 8 होगा? जैसे सबसे पहले 62 हो सकता है, 26 हो सकता है, 71 हो सकता है, 17 हो सकता है। 62, 26, 71, 17 ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनके डिजिट का सम करिए तो क्या आएगा? 8। इसके अलावा एक और हो सकता है 44, एक और हो सकता है 80। अच्छा 80 हो सकता है, लेकिन 80 का अगला नंबर रिवर्स करके 08 वो नहीं होगा, क्योंकि 08 क्या है? 2 डिजिट नंबर नहीं है, 08 1 डिजिट नंबर है। तो पॉसिबल नंबर्स जो होंगे वही होंगे 62, 26, 71, 17, 44 एंड 80, 80। दूसरी तरफ यहां पे क्या लिखा है? x इज अ प्राइम नंबर। भाई प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, केवल प्राइम नंबर के बारे में बताऊं, जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। और याद रखिए इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। प्राइम नंबर 1 वो होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, और इनकी स्टार्टिंग हमेशा 2 से होती है। प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 2, यानी कि अगर मैं प्राइम नंबर, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ऐसे पूछ रहा हूं, प्राइम नंबर अगर मैं पूछूं कौन कौन से हैं, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इसके अलावा 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। ये सारे हमारे प्राइम नंबर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा मैंने अभी तो करेंगे। अभी मैंने जस्ट आपको क्या बताया? प्राइम नंबर। x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि वो प्राइम नंबर आपको बताने हैं जिससे 60 डिवाइड हो जाता हो। तो भाई एक बात बताइए, मैंने प्राइम नंबर तो लिखे हैं, क्या 62 से डिवाइड होगा? यस। क्या 63 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या 65 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। क्या 60 किसी और से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो 60 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? कौन कौन से वो प्राइम नंबर होंगे? 2, 3 और 5। ये आपके वो नंबर हैं जो प्राइम तो है ही, साथ ही साथ में 60 के डिवाइजर भी हैं, 16 से डिवाइड हो रहा है। ई पार्ट पर आते हैं। ई पार्ट क्या कह रहा है हमें? ई पार्ट कह रहा है बच्चों, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अभी तक क्या और नंबर्स का खेल था, अब अल्फाबेट्स का भी आ गया है रोल। अल्फाबेट्स को कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे? जैसे ये पूरा का पूरा वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, तो
तो एक एक करके सारे लेटर्स बस लिख दीजिए, हो गया काम। लेकिन लेटर्स लिखते समय याद रखना है कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ये याद रखिए, हमेशा फर्स्ट चीज ये याद रखिए कि एवरी लेटर मस्ट बी वन टाइम, नॉट बीइंग द 2 टाइम 3 टाइम। तो देखिएगा जरा, अगर मैं इसका बनाऊं तो क्या बनेगा? सबसे पहले यहां पे क्या है? टी, इसके बाद क्या लिखूंगा मैं? आर, इसके बाद क्या लिखूंगा? आई, इसके बाद लिखूंगा जी, इसके बाद ओ, इसके बाद एन, इसके बाद ओ नहीं लिखूंगा, ओ लिख चुका हूं इसलिए, एम, ठीक है, इसके बाद ई, ठीक है, इसके बाद टी लिख चुका हूं, आर लिख चुका हूं, वाई लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा ट्रिगोनोमी। तो यानी कि हर लेटर को मैंने 1 बाय 1 लिखा, लेकिन लिखते समय ये याद रखना है क्या? कोई भी लेटर रिपीट होना नहीं चाहिए। यहां पर आते हैं इसमें, इसका क्या बनने वाला है बॉस? द सेट ऑफ द लेटर और इन द वर्ड बैटर। तो बैटर का सबसे पहले क्या लिख डालू? बी, फिर क्या लिख दूं? ई, फिर क्या लिख दूं? टी, फिर टी लिख चुका हूं, ई लिख चुका हूं, तो क्या लिखूंगा? आर, बेटर। तो ये हमारा क्या बन गया इस पूरे का? ये हमारा बन गया पूरे का रोस्टर फॉर्म। नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं 4th पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया कि उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और उसे कन्वर्ट किया था हमने रोस्टर फॉर्म में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? रोस्टर फॉर्म दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म हमें और बनाना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएंगे वो समझते हैं जरा। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने से पहले एक चीज और, जो हमने भी पिछला क्वेश्चन किया जिसमें हम लोगों ने एक पार्ट किया था, कौन सा? कि x इज अ सी पार्ट था कि x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। तो मैंने वहां पर 71 लिखा है, 17 लिखा है, 62 लिखा है, 26 लिखा है और 80 लिखा है। 2 नंबर और हो सकते हैं अभी दिमाग में आए, एक है 53 और 35। तो प्लीज वो आप जरूर लिख लीजिएगा। 53 यानी कि 53 भी 8, 35 यानी कि 358। शायद मैंने नहीं लिखा है। आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है और इसे कन्वर्ट कर देना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कोशिश हमेशा ये किया कीजिए कि कम से कम लिख करके ज्यादा ज्यादा बातें सही हो, और दूसरी बात रिजल्ट सही आना चाहिए। अब जैसे इसका मैं सॉल्यूशन जो करूंगा, इसको नाम दे रहा हूं ए। क्या लिखा है पहले इसको पहचानिए। ये लिखा है क्या बॉस? 3, 6, 9, 12। देखते के साथ ही क्या समझ में आता है? 3, 6, 9, 12 ये वो नंबर है जो 3 के मल्टीपल में है, ये वो नंबर है जो 3 की टेबल में आते हैं। 3, 6, 9, 12। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा जरा समझिएगा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि x कॉलन x, ये नंबर हमारे x कहलाते हैं और ये किसके इक्वल है? तो मैं लिख सकता हूं x इक्वल है किसके? 3n के। x इक्वल है 3n के, यानी कि 3 टाइम्स है। ये n क्या है? n यहां पर बिलोंग करता है कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर। याद रखिएगा, जो नेचुरल नंबर्स का ग्रुप है, जितने भी नेचुरल नंबर्स दुनिया में हैं, उन सभी नेचुरल नंबर्स के ग्रुप को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। तो x इक्वल्स टू 3n, और ये n क्या है भाई? तो n का मतलब है n एक ऐसा, n क्या है यहां पर? एक नेचुरल नंबर है। अगर मैं इतना लिख के छोड़ दूं तो क्या बात पूरी हो जाएगी? देखते हैं। n का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहां पर मैं रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये नेचुरल नंबर तो है, ये n एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 1 या 1 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा हो। क्यों? अगर मैं n के बदले 1 रखता हूं तो 1 3 जा 3, ये आ गया 3। n के बदले नेचुरल नंबर अगर 2 रखता हूं तो 2 3 जा 6, आ गया 6। अगर मैं n के बदले नेचुरल नंबर 3 रखता हूं तो 3 3 जा 9, आ गया 9। 4 रखूंगा तो 4 3 जा 12, आ गया 12। 4 से आगे नहीं रखना, क्योंकि अगर 4 से आगे 5 रखूंगा तो 5 3 जा 15। क्या यहाँ पे 15 है? नहीं है। तो इस बात को समझिए, ये सारी की सारी जो बात हम लिखते हैं, इस पूरी की पूरी बात को पूरी तरह से क्लियर कर दे। x 3n के इक्वल है। यहाँ पे n क्या है? एक ऐसा नंबर है जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर भी कौन से? वो नेचुरल नंबर जो 1 से 4 तक आते हो, जिसमें 1 और 4 इंक्लूड है। इसको समझिए, ये क्या कह रहा है, इसको जरा समझते हैं। ये क्या कह रहा है? 2 4 8 16 32। 2 4 8 16 32 का मतलब क्या आपको लगता है ये 2 की टेबल में आते हैं? क्या ये 2 के मल्टीपल हैं? अगर 2 के मल्टीपल हैं तो 2 के बाद 4 के बाद 6 भी तो आना चाहिए। 6 तो नहीं है, 8 है।
8 के बाद 10 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 14 आना चाहिए, नहीं है, उसके बाद डायरेक्ट क्या है 16 है। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। एक बात समझिए यहां पर जरा मैं बताऊं, ये जो 2 लिखा है इसे मैं 2 की पावर 1, जो 4 लिखा है इसे मैं 2 की पावर 2, 8 को मैं 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4 और 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बनने वाला है जरा समझते हैं। इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा x इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n। x किसके इक्वल है, 2 की पावर n के इक्वल है, और ये n क्या है यहां पर, तो दोबारा से n एक नेचुरल नंबर है, और कौन सा नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। भाई यहाँ पे पावर में क्या बैठा हुआ है, n बैठा हुआ है, और n की जगह पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है। इसी तरह से इसको देखते हैं जरा अगले को। अगले में लिखा है 5, 25, 125 और 625। भाई 5 को लिख सकता हूं 5 की पावर 1, इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2, 125 को 5 की पावर 3 और 625 को क्या लिख सकता हूं 5 की पावर 4। तो इसका भी क्या बनने वाला है हाल, इसका भी वही बनेगा, क्या लिखूंगा x इक्वल्स टू 5 की पावर n, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज ये क्या है आपका नेचुरल नंबर है n, और नेचुरल नंबर भी कैसा, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जा रहा है प्यारे, 1 से स्टार्ट होकर के वो जा रहा है 4 तक, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसको जरा देखिए, ये क्या कह रहा है नीचे वाला, इसमें तो बहुत सिंपल काम है। इसमें क्या लिखा हुआ है 2, 4, 6, तो अगला क्या आ जाएगा 8, अगला क्या आ जाएगा 10, अगला क्या आ जाएगा 12। मतलब यहां तो प्योरली इवन नंबर्स हैं, और इवन में भी कौन से हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो सारे पॉजिटिव हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, सॉरी x ये भी लिखना था, x कॉलन, ये मैंने नहीं लिखा, x कॉलन, तो यहां पे लिखूंगा x कॉलन x इज अ कौन सा है ये, इवन नेचुरल नंबर। x हमारा क्या है बॉस, यहां पर x यहां पर हमारा एक इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। और यहां पे आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख के छोड़ सकते थे, क्या कि x कॉलन x इक्वल टू में 2n, x इक्वल्स टू में 2n, कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि x आपका इवन नेचुरल नंबर है, n की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2 जा 2, 2 रखेंगे तो 2, 2 जा 4, 3 रखेंगे तो 3, 2 जा 6। ये क्या कह रहा है जरा समझिए, ये है 1, 4, 9, फिर क्या है 100 तक गया है। ये क्या कह रहा है थोड़ा मैं बताऊं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बॉस, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स आपके सामने दिए गए हैं, मैंने लिस्ट बना के आपके सामने रखी है। आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, और सेट बिल्डर फॉर्म में जो दे रखा है उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या कह लीजिए इसकी लिस्ट बनानी है। कैसे लिस्ट बनेगी जरा समझिएगा। सबसे पहले उसने बोला है कि a इक्वल टू x कॉलन x रिलेटेड टू x, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। किसके बारे में बात कर रहा है कि x यहां पर है, क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर भी है, ऑड भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लिस्ट में क्या क्या शामिल होगा, तो इसके आंसर में क्या क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 चलता रहेगा इस तरह से। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे। अगले पार्ट में क्या बोला उसने, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, और कौन सा इंटीजर है, x एक ऐसा इंटीजर है जो कि 9/2 से छोटा है लेकिन -1/2 से बड़ा है। पहले एक बात समझिए बॉस, ये माइनस, इसका आंसर मैं यहां पे लिखूंगा, लेकिन उससे पहले ये 9/2 का क्या मतलब होता है, 4.5। 9/2 का मतलब होता है 4.5, और -1/2 का मतलब 1/2 का मतलब 0.5, माइनस लग गया तो माइनस का 0.5। अब इसके बीच में आपको इंटीजर्स बताने हैं। तो जब आप नंबर लाइन खींचते थे तो आपको याद हो, नंबर लाइन पे 0 होता था, 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था, 5 होता था, इधर -1, -2 होता था। तो आपको क्या करना है,
4.5 कहां पर होगा बताओ? 4.5 4 और 5 के बीच में होगा यहां पर, और माइनस का 0.5 कहां पर होगा? 0 और -1 के बीच में होगा, मतलब यहां पर। तो इनके बीच में जो भी इंटीजर्स हैं वो बता देने हैं। तो -0.5 और 4.5 इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर हैं? तो इनके बीच में इंटीजर होगा बॉस, एक तो 0, एक क्या होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 4। क्यों? यानी कि माइनस का 0.5 से 4.5 के बीच में जो पॉसिबल इंटीजर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 होने वाले हैं। ये आपका आंसर बनेगा इसका। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला उसने, अगला पार्ट। उसने बोला है बॉस कि x एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन हो या इक्वल हो 4 के। यानी कि x ऐसा इंटीजर है जो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर उसका 4 आए या लेस देन 4 आए, 4 या लेस देन 4, 4 या 4 से छोटा। तो देखिए कैसे होगा, क्या होगा। सबसे पहले यहां पर आप जानते हैं, पहले तो इसका आंसर लिखने से पहले इंटीजर कौन से होते हैं? 0 होता है, फिर प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3, ये सारे इंटीजर ही तो होते हैं। तो एक एक करके रख के देखिए। अगर मैं बच्चों x के बदले 0 रखूं, यहां पे समझिए बात को, अगर मैं यहां पर x के बदले 0 रखूं तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। भाई आपको इसमें रखना है x स्क्वायर लेस देन 4। तो अगर मैं x के बदले यहां पर 0 रखूं तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और वो क्या है? छोटा है 4 से। यानी कि पहला रिजल्ट तो 0 बन सकता है। अच्छा, x के बदले आप प्लस का 1 रख के देख लीजिए। अगर x के बदले प्लस का 1 रखेंगे तो प्लस का 1 रखने पर क्या बनेगी बात? अगर आप x के बदले प्लस का 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 1 जो होगा क्या होगा? छोटा होगा 4 से, यानी कि आपका 1 भी सही है। -1 रख के देख लीजिए, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा? 1, वो भी 4 से छोटा है, ये -1 भी ठीक है। फिर 2 रख के देख लीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है? 4। अगर बच्चों मैं 2 रखूंगा यहां पर तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, 4 जो है इस 4 से छोटा तो नहीं है, लेकिन इक्वल तो है, क्योंकि हमें उसने कह रखा या तो लेस देन हो या इक्वल हो। तो लेस देन नहीं है तो कोई बात नहीं, इक्वल तो है। तो क्या रखने पर आ रहा है? 2 रखने पर आ रहा है। अच्छा, -2 रख के देख लो, अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर भी 4 आता है, ये भी सही है। अच्छा, 3 रखेंगे यहां पर, अगर अब मैं 3 रखता हूं तो 3 रखने पर क्या होगा? 3 रखने पर 3 का स्क्वायर 9। क्या 9 छोटा है 4 से? नहीं। क्या 9 4 के इक्वल है? नहीं। यानी कि ये नहीं हो सकता। यानी कि पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे? 0, 1, -1, 2, -2। यानी कि ये हमारे बन जाएगा पॉसिबल रिजल्ट्स। अच्छा, अब इसके आंसर लिखते हैं। जो अगला पार्ट है, अगले पार्ट में देखते हैं क्या है बॉस। अगले पार्ट में X is a letter in the word loyal। लोयल का क्या बनेगा? मैंने लोया पहले ही बोल दिया क्योंकि इसका यही बनेगा। जैसे पहला लेटर ले लो L, फिर दूसरा लेटर O, फिर तीसरा लेटर Y, अगला लेटर A, और फिर L नहीं लेंगे क्योंकि सेट्स में रिपीटिशन अलाउ नहीं होता। तो यानी कि क्या बन जाएगा इसका? लिस्ट जब बनाएंगे तो इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा LOYA। अच्छा, इसके बाद अगले पर आइए। इसका आंसर में क्या क्या आएगा? X is a month of a year not having 31 days। यानी कि उन महीनों के बारे में ये बात कर रहा है जिसमें 31 डेज नहीं आते। तो आपको पता होगा, अंगूठे पे देख करके हम लोग समझ जाते हैं मुट्ठी बना करके कि जो ऊपर है जनवरी है, ऊपर वाला जनवरी है, नीचे वाला फरवरी है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आपसे वो मंथ बोल रहा है जिसमें 31 डेज नॉट हैविंग नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से होंगे? जनवरी में होता है 31, जनवरी के बाद फरवरी में 31 नहीं होता, तो यानी कि फरवरी, मार्च में होता है 31, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई में होता है, जून में नहीं होता, जून, फिर जुलाई में होता है, अगस्त में भी होता है, जुलाई अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं, सितंबर में नहीं होता, सितंबर, फिर सितंबर, अक्टूबर में होता है, नवंबर में नहीं होता, यानी कि नवंबर, दिसंबर में फिर 31 डेज होते हैं। आपसे उन मंथ्स की बात कर रहा है जिसमें 31 डेज नहीं है।
तो क्या होगा, फेब्रुवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, अगला पार्ट क्या बोल रहा है, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट। एक्स कॉन्सोनेंट है, अच्छी बात है, कॉन्स्टेंट है। इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पीछे के कॉन्सोनेंट्स बताने आपको। एक बात सुनिए पहले तो भाई, इंग्लिश अल्फाबेट जब हम बचपन में लिखते थे तो क्या लिखते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब उसने क्या बोला है बॉस, के से पीछे के, तो के को छोड़ दो, के से पीछे के वो भी क्या, कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल को हटा दूं, आई हटा दूं, ई हटा दूं, ए हटा दूं, क्योंकि क्या है ये तो वॉवेल है। तो इसका मतलब फिर कॉन्सोनेंट कौन से बच गए, कॉन्सोनेंट बच गए, बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, एफ बच गया, जी बच गया, एच बच गया, और क्या बच गया, जे। यानी कि के से पीछे जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं प्यारे, बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, एच है, और क्या है, जे है। यह आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अगले पार्ट पर आते हैं, ये लिखते हैं आप अगर, क्वेश्चन नंबर 6 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कह रखा है बॉस कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म बना के दे रखा है, राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म बना के दे रखा है, और आपको दोनों को मैचिंग करनी है। छोटी क्लास में आप पढ़ते थे मैच करना। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन का मैच करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप रोस्टर फॉर्म को ना पकड़ के सेट बिल्डर फॉर्म को पकड़ो, और सेट बिल्डर फॉर्म को पकड़ने के बाद रफली उसका रोस्टर फॉर्म बनाओ, जिससे वो मैच कर जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहां पे कहूं x इज अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर है, मतलब 2 3 5 7 एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब आपको वो नंबर पूछ रहा है जो क्या हो, 6 से डिवाइड भी, 6 भी डिवाइड हो जाए जिससे, और साथ ही साथ में वो प्राइम नंबर भी हो। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिससे 6 डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 तो है ही नहीं, बस यही दो बचे, यही दोनों प्राइम नंबर है जिससे 6 डिवाइड हो जाएगा। तो ये किससे मैच कर रहा है, सेकंड से मैच कर रहा है। सेकंड से मैच करने का मतलब ये है, मैं कह सकता हूं क्या भला, कि जो मेरा सेकंड एलिमेंट है ना, सेकंड नंबर का एलिमेंट, उसका रिलेशन किसके साथ है, उसका रिलेशन है किसके साथ, ए के साथ। यानी कि सेकंड एलिमेंट रिलेटेड टू ए, सेकंड एलिमेंट रिलेटेड टू ए। लाइन डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन में आप ऐसी लाइन डालते थे। आगे देखिएगा जरा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है। तो 10 से छोटे का मतलब कौन कौन से होते हैं, ऑड भी होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए। तो 1 3 5 7 9, बस यही बनेगा ऑड नेचुरल नंबर दैट इज लेस देन 10। तो इसका संबंध किसके साथ लग रहा है, इसके साथ लग रहा है भाई 1 3 5 7 9, यानी कि ये किससे बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और 6 का डिवाइजर भी है, मतलब 6 किससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब 6 कौन कौन से नेचुरल नंबर से डिवाइड हो सकता है उसकी बात हो रही है। तो x जो डिवाइड हो सकता है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 3 से भी, और खुद 6 से भी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये फर्स्ट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड बिलोंग कर रहा है ए से, इसके अलावा आपका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट बिलोंग कर रहा है किससे, सी से, और इसके अलावा जो आपका फोर्थ है वो बिलोंग कर रहा है बी से, फोर्थ बिलोंग कर रहा है बी से। और ये तो फिर बचे का हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये क्या है, x इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसका रोस्टर फॉर्म बना लीजिए, पहले m लिख देंगे, फिर a लिख देंगे, फिर t लिख देंगे, फिर h लिख देंगे, फिर e लिख देंगे, फिर m नहीं लिखेंगे, लिख चुके हैं, a नहीं लिखेंगे, लिख चुके हैं, t नहीं लिखेंगे, I लिख देंगे, C लिख देंगे, और S लिख देंगे। तो इससे मैच करेगा MATHEICS। तो यानी कि ये इससे बिलोंग करता है, यानी कि थर्ड पार्ट बिलोंग्स टू D। जो थर्ड पार्ट है वो बिलोंग करता है D से। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आपको मैंने इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सारे पार्ट्स कराए। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें और बेनिफिट मिले व्यूअर्स का।
जितने ज़्यादा व्यूअर्स होंगे उतना ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट होती है और वीडियोस बनाने की। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।